नमस्कार। आज हम एनालिटिक्स की दुनिया में जो अलग अलग तरह का डेटा इस्तेमाल होता है ना, उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे जो सोर्स मटेरियल हैं वो इसी पर रोशनी डालते हैं कि भाई एनालिटिक्स में डेटा को कैसे बांटा जाता है और ये समझना इतना जरूरी क्यों है। सही। तो हमारा मिशन क्या है? इन वर्गीकरणों को ठीक से जानना, ताकि हम जानकारी का सबसे सही तरीके से विश्लेषण कर सकें। तो शुरू कहां से करें? डेटा असल में है क्या? बहुत संक्षेप में कहें तो ये कच्ची जानकारी है। हाँ, जिसे प्रोसेस करके, स्टडी करके पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इंसाइट्स खोजे जाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, डेटा को समझने के ना दो मुख्य तरीके दिखते हैं। पहला है उसकी बनावट, मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर। और दूसरा है उसकी प्रकृति या उसे मापने के तरीके के आधार पर, मतलब नेचर या मेजरमेंट। ठीक है, तो पहले संरचना या स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे आम है स्ट्रक्चर्ड डेटा। हाँ, स्ट्रक्चर्ड डेटा ये बहुत ही व्यवस्थित होता है। बिल्कुल, जैसे किसी स्प्रेडशीट या डेटाबेस में पंक्तियों और कॉलम में सहेजा गया डेटा, है ना? हाँ। जैसे सोचिए किसी कंपनी के कर्मचारियों का रिकॉर्ड, आईडी, नाम, उम्र, किस विभाग में है, सब कुछ एकदम तय जगह पर। और इसका फायदा ये है कि इसे खोजना और इसका विश्लेषण करना काफी आसान हो जाता है। सही कहा। लेकिन फिर आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये थोड़ा बीच का रास्ता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इसमें कुछ हद तक संगठन तो होता है, जैसे टैग्स या मार्कर्स के जरिए, लेकिन ये पारंपरिक रो कॉलम वाले टेबल फॉर्मेट में फिट नहीं बैठता। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे जेसन या एक्सएमएल फाइलें जो अक्सर वेब डेटा या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल होती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम, उम्र, स्किल्स, ये सब एक जेसन ऑब्जेक्ट में हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा से ज्यादा लचीला हुआ। बिल्कुल, इसमें थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और फिर है वो विशाल दुनिया जिसे हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हाँ, और ये आजकल सबसे ज्यादा है। पूरी तरह से अव्यवस्थित मटेरियल। कहते हैं कि आज का लगभग 80% डेटा इसी श्रेणी में आता है। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है और यहीं पर चुनौती भी है और मौका भी। चुनौती क्या है इसमें? चुनौती यह है कि इसका कोई तय फॉर्मेट नहीं होता, तो इसे समझना, इसका विश्लेषण करना मुश्किल है। इसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और खासकर एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी एडवांस तकनीकों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपने कहा मौका भी है। हाँ, मौका इसलिए क्योंकि इसी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में वो गहरी जानकारी छिपी होती है जो हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा आसानी से नहीं दे पाता। जैसे लोगों की भावनाएं क्या हैं, उनकी असली राय क्या है, उनके व्यवहार के पीछे के पैटर्न क्या हैं, ये सब। बहुत दिलचस्प। तो ये तो हुई संरचना यानी स्ट्रक्चर की बात। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। सही। अब डेटा को देखने का दूसरा नजरिया लेते हैं, उसकी प्रकृति या उसे मापने के तरीके के आधार पर। इसमें सबसे पहले क्या आता है? इसमें सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव यानी वो डेटा जिसे हम संख्याओं में माप सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा। अच्छा, नंबर्स वाला डेटा। हाँ, और इसे भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। बताइए। एक है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट मतलब जो सिर्फ कुछ खास मान ले सकता है, आमतौर पर पूरी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे किसी क्लास में कितने छात्र हैं, 25 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, पर 25.5 नहीं हो सकते। या एक दिन में कितने कस्टमर आए, ये सब गिने जा सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल। और दूसरा है कंटिन्यूअस डेटा। एक रेंज के अंदर कोई भी मान ले सकता है, जिसमें दशमलव भी शामिल हो सकते हैं। ये गिनती नहीं, माप पर आधारित है। जैसे किसी व्यक्ति की ऊंचाई 5 फीट 8 इंच हो सकती है, 5 फीट 8.2 इंच भी हो सकती है, या तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही, ये कंटिन्यूअस है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत है क्वालिटेटिव डेटा, जिसे कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं। ये संख्याओं के बजाय गुणों, विशेषताओं या श्रेणियों का वर्णन करता है। क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी बताने वाला। हाँ, नॉन न्यूमेरिक। और इसमें भी दो मुख्य प्रकार हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है नॉमिनल डेटा। इसमें ऐसे लेबल या नाम होते हैं जिनका कोई स्वाभाविक क्रम या रैंकिंग नहीं होती, बस अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे किसी का लिंग, पुरुष, महिला, अन्य, या ब्लड ग्रुप ABOAB। इनका कोई ऑर्डर नहीं है, बस नाम है। सही, ये सिर्फ अलग अलग श्रेणियां हैं, नाम है। और दूसरा प्रकार है ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल, इसमें ऑर्डर होता होगा। हाँ, जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें श्रेणियों का एक मतलब का एक सार्थक क्रम होता है, रैंकिंग होती है। लेकिन उन श्रेणियों के बीच का जो अंतर है वो निश्चित या बराबर हो, ये जरूरी नहीं।
हम ये नहीं कह सकते कि एक कैटेगरी दूसरी से ठीक कितनी बेहतर है। एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर। हमें पता है कि एक्सीलेंट सबसे अच्छा है और पुअर सबसे खराब। एक ऑर्डर है, पर एक्सीलेंट और गुड के बीच का अंतर क्या उतना ही है जितना गुड और फेयर के बीच? ये कहना मुश्किल है। हाँ, समझ गए। या जैसे किसी प्रोडक्ट की 1 स्टार से 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार 4 स्टार से बेहतर है, पर क्या वो ठीक 1 यूनिट बेहतर है, ये नहीं कह सकते। बिल्कुल। या शिक्षा का स्तर, हाई स्कूल, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एक क्रम है, पर अंतर मापने योग्य नहीं है। ये ऑर्डिनल डेटा है। तो संक्षेप में हमने देखा कि डेटा कितने अलग अलग रूपों में आता है। एक तरफ साफ सुथरे स्प्रेडशीट वाला स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरी तरफ बिखरे हुए सोशल मीडिया कमेंट्स वाला अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और साथ ही एक तरफ ठोस संख्याओं वाला क्वांटिटेटिव डेटा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, और दूसरी तरफ गुणों और श्रेणियों वाला क्वालिटेटिव डेटा, नॉमिनल और ऑर्डिनल। को पहचानना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यही विश्लेषण के लिए सही टूल और तकनीक चुनने का पहला कदम है। सही कहा। हर तरह के डेटा के लिए अलग अप्रोच चाहिए होगी। बिल्कुल। आप बिक्री के स्ट्रक्चर्ड आंकड़ों का विश्लेषण वैसे नहीं कर सकते जैसे आप सोशल मीडिया की अनस्ट्रक्चर्ड बातों को समझेंगे, या जैसे आप ग्राहकों की ऑर्डिनल रेटिंग्स का मतलब निकालेंगे। हर प्रकार की अपनी अहमियत है, अपनी जगह है। तो आखिर ये सब जानना क्यों मायने रखता है? मतलब श्रोताओं के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, डेटा के इन प्रकारों की गहरी समझ हमें असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। इससे हम डेटा से बेहतर और ज्यादा सटीक जानकारी निकाल पाते हैं, चाहे वो बिजनेस की समस्या हो या सामाजिक या वैज्ञानिक। तो ये समाज हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। बिल्कुल। और एक अंतिम विचार मैं श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जैसे जैसे डेटा और भी जटिल होता जा रहा है, अलग अलग स्रोतों से आ रहा है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, सब मिल रहा है, तो इन विभिन्न प्रकार के डेटा को एक साथ मिलाने, इंटीग्रेट करने और उनका समग्र विश्लेषण करने की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये सोचने वाली बात है। शायद यही भविष्य के एनालिटिक्स की असली कुंजी हो। विभिन्न प्रकार के डेटा को एक साथ समझना और उनसे मिली जुली इंसाइट्स निकालना।